नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं अभाज्य और भाज्य संख्या। यदि दोस्तों आप भी भाज्य और अभाज्य संख्या को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो को शानदार तरीके से। दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अभाज्य संख्या होती क्या है। ऐसी संख्या जिसमें सम तथा एक का भाग जाता हो। ऐसी संख्या जिसमें सम तथा एक का भाग जाता हो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। दूसरा बिंदु इसमें आता है ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। तो इसमें दो बिंदु आए कि ऐसी संख्या जिसमें सम तथा एक का भाग जाता हो अथवा ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 17, 19, 31, 41 ये ऐसी संख्या है जिनमें केवल सम का भाग जाएगा या फिर एक का ही जाएगा। जैसे 17 है तो हम देखते हैं 17 में 17 का भाग जाएगा या फिर एक का जाएगा। और 17 के अगर हम इसके खंड करेंगे तो 1 गुना 17 या 17 गुना 1 और इनके गुणनखंड निकालेंगे तो 1 और 17 आएगा। ऐसे अगर हम 19 की बात करेंगे तो 19 के गुणनखंड क्या बनेंगे 1 गुना 19 या 19 गुना 1 और इनके गुणनखंड बन जाएगा 1 और 19। इसी तरीके से 31 की अगर बात करेंगे तो 31 के गुणनखंड क्या बनेंगे 1 गुना 31 या 31 गुना 1 और इनके गुणनखंड बनेगा 1 और 31। तो यह हम देख रहे हैं कि जो अभाज्य संख्या होती है उसमें खुद का और एक का ही भाग जाता है और उनके गुणनखंड भी दो होते हैं, दो से अधिक नहीं हो सकते। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसके जो विपरीत आता है भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसमें सम तथा एक के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जाता हो। ऐसी संख्या जिसमें खुद का और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भाग जाता हो, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहेंगे। दूसरा बिंदु आता है ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हों। और दूसरा बिंदु भाज्य संख्याओं के बारे में कि ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हों। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें खुद का और एक के अलावा किसी संख्या का भाग जाना चाहिए अथवा उस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। ऐसी संख्या क्या कहलाएगी भाज्य संख्या कहलाएगी। उदाहरण से समझते हैं हम 6। एक संख्या 6 है तो हम देखते हैं 6 में 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, खुद 6 का जा रहा है और 1 का जा रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि खुद का एक के और खुद के अलावा यहाँ पर 2 और 3 का भाग भी जा रहा है। तो यहाँ पर 6 के अगर गुणनखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर 6 के गुणनखंड लेंगे 1, 3, 1, 2, 3 और 6। तो यहाँ ये भी देख रहे हैं हम कि 2 से अधिक गुणनखंड हैं और खुद के और एक के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जा रहा है। इसका मतलब 6 एक भाज्य संख्या होगी। इसके अलावा हम अन्य उदाहरण लेते हैं 8। तो हम देखते हैं 8 में 1 का भी भाग जाएगा,
2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है और खुद 8 का भी जा रहा है। तो यहाँ खुद के और 1 के अलावा 2 और 4 का भी भाग जा रहा है। और अगर इसके गुणनखंड की बात करेंगे हम, तो गुणनखंड इसका हो जाएगा 1, 2, 4 और 8। तो यहाँ गुणनखंड भी इस संख्या के 2 से अधिक हैं। तो ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। दोस्तों, अभी हमने ये जाना कि अभाज्य और भाज्य संख्या होती क्या हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है हमको अभाज्य संख्याओं को पहचानने में आती है कि दी गई संख्या अभाज्य संख्या है अथवा भाज्य संख्या। तो हम कैसे पहचानें कि दी गई संख्या अभाज्य संख्या है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें। अब हम सीखने वाले हैं कि कोई संख्या जो दे रखी है वो अभाज्य है अथवा भाज्य है, ये कैसे पता करें। पहचानने के लिए एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया से यदि हम गुजरते हैं तो हम आसानी से पता कर पाएंगे कि दी गई संख्या भाज्य है अथवा अभाज्य। तो चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं और उन उदाहरणों की मदद से हम जानते हैं कि दी गई संख्या भाज्य है अथवा अभाज्य। तो सबसे पहले हम प्रक्रिया सीखेंगे और उसके बाद हम लेंगे उदाहरण। तो दोस्तों कि कोई संख्या दे रखी है और हमें पता करना है कि वो संख्या भाज्य है अथवा अभाज्य। ये जानने के लिए हमें क्या करना है कि जिस संख्या को हम जांच कर रहे हैं उस संख्या का हमें निकालना वर्गमूल। जैसे माना कि संख्या है, कोई संख्या है p, कोई एक संख्या है p है। p का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, p है, और हमें पता करना है कि ये p भाज्य है अथवा अभाज्य। तो हमें क्या करना है, इस संख्या का सबसे पहले क्या निकालना है, पहला काम है, इसका पहला स्टेप है, इस संख्या का हमें निकालना वर्गमूल। जिस संख्या का हम ये पता कर रहे हैं कि भाज्य है या अभाज्य, उसका क्या निकालना होता है, पहले हमें वर्गमूल। तो हमें निकालना होता है वर्गमूल। पहला स्टेप ये है हमारा, जो सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि जिस संख्या की हम जांच कर रहे हैं कि ये भाज्य है या अभाज्य, तो उस संख्या का निकाल देना हमें वर्गमूल। दूसरा स्टेप, वर्गमूल के रूप में जो संख्या प्राप्त होती है, अब वो संख्या आसपास में प्राप्त होती है, तो जो वर्गमूल के रूप में जो संख्या प्राप्त होगी, वर्गमूल के रूप में प्राप्त संख्या, यहां पर संख्या का वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल के रूप में जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का भाग हमें उस संख्या में देना है। अथवा वर्गमूल के रूप में प्राप्त संख्या से छोटी अथवा संख्या के बराबर की सभी अभाज्य संख्या का भाग p में लगाना। तो हमें क्या करना है, कोई संख्या p है और उसकी हम जांच कर रहे हैं कि वो संख्या भाज्य है अथवा अभाज्य, तो इस संख्या का क्या निकालना है, हमें वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल के रूप में कोई संख्या प्राप्त होगी और जो संख्या निकली है उसके बराबर या उससे छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का भाग हमें p में देना है। यदि उनमें से किसी एक भी अभाज्य संख्या का भाग इसमें चला जाता है तो इसका मतलब है ये संख्या हो जाएगी भाज्य, और अथवा एक भी संख्या का अगर भाग नहीं गया तो ये संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य। तो एक उदाहरण लेते हैं हम इसके लिए। जैसे 73, एक संख्या है 73। अब हमें पता करना है कि ये संख्या भाज्य है अथवा अभाज्य। तो हमें पहला स्टेप फॉलो करना है कि इस संख्या का क्या निकालेंगे, हम वर्गमूल। अब वर्गमूल निकालते हैं तो हमको पता है 6 का 36 वर्ग होता है, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। तो 81 तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 तो कितना आएगा 8। इसका वर्गमूल लगभग 8 के आसपास आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। हमें बड़ा नहीं लेना है, उससे छोटा लेना है। तो 9 का तो 81 आता है वर्ग, तो उससे जस्ट छोटा आता है 8। अब मुझे 8 से छोटी अभाज्य संख्या देखनी है। तो 8 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी, 2, 3, 5, 7। तो 8 से छोटी हमारे पास अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7।
तो अब हमें जो हमारे पास संख्या 73 थी उसमें 2 का भी भाग लगाना है, 3 का लगाना, 5 का लगाना और 7 का। यदि इनमें से किसी भी संख्या का भाग 73 में चला गया तो हम कह देंगे कि 73 भाज्य संख्या है। अगर इनमें से किसी भी संख्या का भाग नहीं गया तो हम कहेंगे वो अभाज्य संख्या है। तो हमको पता है, हमें 2 के भाजकता का नियम आता है, और 2 के भाजकता का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो इसका इकाई अंक 3 है, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद 3 का चेक करेंगे तो हमें पता है 3 का भाजकता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 3, 6, 9 होना चाहिए। तो यहाँ पर अंकों का योग है 7 और 3 10, 7 + 3 करेंगे 10, और 10 का फिर हम अंकों का योग करेंगे तो ये आता है 1। तो यहाँ अंकों का योग 1 आ रहा है, तो 3 का भी भाग नहीं जा रहा है। और हमें 5 के भाजकता का नियम भी हमको पता है कि 5 के भाजकता का नियम क्या कहता है, इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए। अगर 0 और 5 है तो संख्या में 5 का भाग चाहिए। तो यहाँ पर इकाई अंक 3 है, तो इसमें भी 5 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद 7 का अगर हम भाग लगाते हैं तो इसका भी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इस संख्या में इन चारों में से किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब 73 एक अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, एक अन्य उदाहरण लेते हैं हम 85। अब हमें यह देखना है कि 85 भाज्य है या अभाज्य। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल हम दिखा रहेंगे 9 नाम 81 और 10 धाई के 100। तो इसका वर्गमूल लगभग आएगा 9, और 9 से छोटी अभाज्य संख्या हमें लिखनी है। फिर तो 9 से छोटी आएगी 2, 3, 5, 7 और 11, इससे बड़ी हो जाएगी। तो ये यहाँ पर अभाज्य संख्या है आ गई हमारे पास 4, 2, 3, 5, 7, 9। अब हमें चेक करना है कि इन चारों में से किसी एक संख्या का क्या भाग जा रहा है। अगर भाग चला गया तो ये संख्या भाज्य होगी। अगर किसी भी संख्या का भाग नहीं गया तो यह क्या कहलाएगी, अभाज्य। तो चेक करेंगे 2, तो 2 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 2 के भाग जाने के लिए इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। और यहाँ पर इकाई अंक क्या है 5, तो 2 का भाग नहीं जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 3 का भाग देने के लिए हम क्या करते हैं, अंकों का योग करेंगे। तो अंकों का योग 12, 8, 5, 13, और 13 का फिर से करेंगे तो अंकों का योग आता है 4। और हमें 3 के भाग देने के लिए अंकों का योग होना चाहिए 3, 6, 9 आना चाहिए। तो इसका भी नहीं जा रहा है। इसके बाद आता है 5, और 5 के भाजकता का नियम क्या कहता है, इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए, उसमें ही 5 का भाग जाएगा। तो हाँ, हम देखते हैं यहाँ इकाई अंक कितना है 5, तो इसमें 5 का भाग जा रहा है। अथवा हम पहले ही कह चुके हैं कि एक भी संख्या का भाग चला गया इस संख्या में तो वो संख्या भाज्य कहलाएगी। तो यहाँ पर 5 का भाग 85 में जा रहा है। इसका मतलब 85 संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको आसान तरीके से हम पता कर पाएंगे कि वो संख्या भाज्य है अथवा अभाज्य। मगर ये पता करने के लिए हमें कुछ प्रक्रिया को समझना है। सबसे पहले जिस संख्या को हम जांच कर रहे हैं उसका क्या निकालना है, हमें वर्गमूल। और वर्गमूल के रूप में जो संख्या आएगी उस संख्या से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का हमें उस संख्या में भाग देना है। यदि किसी भी संख्या का भाग चला गया तो समझ लेना वो संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो चलिए अब हम निकालते हैं 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को। यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक की संख्या दे रखी हैं, और इन संख्याओं में हमें छांटना है कि कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होगी। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हम कैसे पता करें कि कोई संख्या अभाज्य संख्या होगी अथवा भाज्य संख्या। तो उसका उपयोग करते हुए हमें जांच करना है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 1 है ये ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। ठीक है, तो ये अपवाद है, एक प्रकार का अपवाद है। ना तो इसे हम भाज्य संख्या मानते हैं ना ही अभाज्य संख्या। इसके बाद 2, तो 2 में सिर्फ हमको पता है अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, जिसमें खुद का और 1 का ही भाग जाए। तो हमको पता है कि 2 में सिर्फ 2 का भाग जा रहा है अथवा 1 का। तो पहली संख्या हमारी है, हम गोला लगाते जाएंगे। तो पहली अभाज्य संख्या आई हमारे पास 2। इसके बाद 3 में हमको पता है 1 का और खुद का ही भाग जा रहा है, तो ये आ गई 3 के बाद 4 में 1 का जा रहा है, 4 का जा रहा है और 2 का भी जा रहा है। तो हमको पता है कि जिसमें केवल 1 का और खुद का ही भाग जाए वो संख्या क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो इसमें 2 का भी जा रहा है, ये नहीं होगी। 5 में 1 का और 5 का जा रहा है, इसका मतलब 5 अभाज्य संख्या होगी। 6 में 1 का और 6 का जा रहा है, इसके अलावा 3 का भी जा रहा है, ये नहीं आ रहा है। 7 में 1 का और खुद का जा रहा है। 8 में 1 का, 8 के अलावा 2 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है। 9 में 1 का और 3 का और खुद का जा रहा है। 10 में 1 का और 2 का जा रहा है और 10 का भी जा रहा है।
11 में 1 का खुद का ही जा रहा है, 12 में 1 का खुद के अलावा 2 का जा रहा है, 13 में 1 का और खुद का ही जाएगा, 14 में 1 का खुद का और 2 का भी जा रहा है, 15 में 1 का और खुद के अलावा जा रहा है, 16 में भी जा रहा है, 17 में 1 का भी जा रहा है और खुद का जा रहा है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा। 18 में खुद का और 1 के अलावा 2 का भी जा रहा है। 19 में 1 का और खुद का ही भाग जा रहा है, इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा। 21, 22, 23, 23 में 1 का और खुद का ही जा रहा है, 24 में 2 का जा रहा है, 25 में 5 का जा रहा है, 26 में 2 का जा रहा है, 27 में 3 का 9 का जा रहा है, 28 में 2 का जा रहा है, 29 में 1 का और खुद का ही भाग जा रहा है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। 30 में 2 का जा रहा है। 31 में भी क्या है, 1 का और खुद का ही जा रहा है, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है। 32 2 का जा रहा है। 33 में 3 का जा रहा है। 34 में 2 का जा रहा है। 35 में 5 का जा रहा है। 36 में 2 का जा रहा है। 37 और 37 में हम देखते हैं इसमें सिर्फ खुद का और 1 का ही भाग जा रहा है। 38 में 2 का जा रहा है। 39 अब 39 को हमें चेक करना है, हमें आसानी से पता नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, 39 का निकालना है वर्गमूल। तो किसका वर्गमूल आएगा, 6। तो 6 सभी छोटी अभाज्य संख्या देखेंगे तो आएगा 2, 3, 5। तो 2 का भाग 39 में नहीं जा रहा है। 3 का अंकों का योग करेंगे, 9 और 3 12 और 2 और 1 3। इसमें अंकों का योग कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब इसमें किसका भाग चला जाएगा, 3 का भाग चला जाएगा। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या नहीं होगी। 40 अभाज्य संख्या नहीं है। 41 का भी निकालेंगे तो 41 का भी वर्गमूल कितना निकलता है, 6 आता है। तो इससे छोटी क्या, 2, 3, 5 है। इसमें 2 का भी भाग नहीं जा रहा, अंकों का योग करेंगे 5, 4 + 1 आएगा 5। तो 3 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, तो ये क्या हो जाएगी हमारी अभाज्य संख्या। इसके बाद 43 का भी निकालेंगे तो वही 43 का वर्गमूल निकालो आप। अब वर्गमूल लगभग क्या निकलेगा, 7 कम 36, 7 7 49 होता है। 6 से छोटी, वर्गमूल 6 के आसपास है। 6 से छोटी संख्या कौन कौन सी आई, 2, 3, 5। तो इसमें ना तो 2 का भाग जा रहा है क्योंकि कहीं 0 2 4 6 8 होना चाहिए 2 के लिए। 3 में अंकों का योग कितना, 4 और 3 7 अंकों का योग। 3 का भाग जाने के लिए क्या आना चाहिए, 3 6 9 आना चाहिए। यहाँ अंकों का योग 7 आ रहा है, 5 का भी भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब 43 भी क्या है, अभाज्य संख्या होगी। इसके बाद इसमें 2 का जा रहा है, 45 में 5 का, इसमें 2 का, 47। तो 47 में भी 47 का लगभग वर्गमूल 6 के बराबर होगा। तो 47 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। 48 में 2 का जा रहा है। 49 में 7 का भाग जा रहा है। 50 में 2 का जा रहा है। 51 में 51 अंकों का योग करेंगे, 6 आ रहा है तो 3 का भाग जा रहा है। 52 53, तो एक संख्या आ जाएगी 53। तो 53 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, 7 7 49 लगभग 7 के बराबर आता है। तो हमें 7 अथवा इससे छोटी सभी अभाज्य संख्याओं का भाग लगाना। तो इससे छोटी अभाज्य संख्या 7 अथवा 7 से छोटी क्या है, 2, 3, 5 और आ जाएगा खुद 7। तो 2 का भाग जा नहीं रहा है। 3 का भाग अंकों का योग 8 है तो 3 का नहीं जाएगा। 5 में कहीं अंक 0 और 5 है नहीं है, 7 का लगाएंगे नहीं जा रहा है। इसका मतलब 53 क्या है, अभाज्य संख्या होगी। इसके बाद 55 नहीं है, 54 नहीं है, 56 नहीं है, 57 का चेक करेंगे तो वही 57 का लगभग वर्गमूल कितना आएगा, 7 के आसपास आएगा। और 7 या 7 से छोटी संख्या कितनी आएंगी अभाज्य संख्या, 2, 3, 5, 7 है। तो हमको पता है 57 में ना तो 2 का जा रहा है। 3 का अंकों का योग करेंगे, 7 + 5 12 और 12 का फिर करेंगे 1 + 2 3, मतलब अंकों का योग आ रहा है 3। और 3 के भाग जाने के लिए अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3, 6 और 9। तो अंकों का योग है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जा रहा है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद इसमें 2 का जा रहा है। 59 को चेक करेंगे अब हम। 59 का हमें वर्गमूल निकालना है। अब 59 का जब वर्गमूल निकालेंगे लगभग 7 7 49 और 8 8 64, 8 का नहीं निकलेगा लगभग 7 आएगा। तो 7 से छोटी क्या आएगा, 2, 3, 5 और लगभग ये अभाज्य संख्या आ गई। अब अभाज्य संख्या का भाग लगा, 2 का भाग नहीं जा रहा है इसमें। 3 का अंकों का योग करेंगे कितना आएगा, 9 और 5 14 और 14 का फिर योग करेंगे तो ये आ गया 5। इसका मतलब 3 का नहीं जा रहा है, 5 का एक अंक 0 और 5 होना चाहिए, 5 का नहीं जा रहा, 7 का 7 7 49 7 8 56, 7 का भी भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब 59 क्या है, अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, 60 भाज्य संख्या है। 61, अब 61 को चेक करेंगे हम। 61 का वही निकालेंगे तो 7 7 49 8 8 64 लगभग 7 आएगा। और 7 से छोटी के 2, 3, 5, तो 2 का भाग नहीं जा रहा। 3 का 6 और 7 आ रहा है, अंकों का एक नहीं जा रहा, 5 नहीं जा रहा और 7 का नहीं जा रहा। इसका मतलब 61 क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या। इसके बाद हम इसी तरीके से 100 तक की
सभी संख्या को हम चेक करेंगे और इस तरीके से हम पता कर लेंगे कौन कौन सी संख्या अभाज्य संख्या होगी। तो इस तरीके से 62 में 2 का जा रहा है, 63 में जा रहा है 3 का, 64 65 में जा रहा है, 66 में 67 में ना तो 2 का जा रहा है और 7 6 13 ना 3 का जा रहा है, 3 के बाद 5 का भी नहीं जा रहा है और ना 7 का जा रहा है। इसका मतलब 67 68 में जा रहा है, इसमें 3 का चला जाएगा, 71 अभाज्य संख्या होगी। ना तो इसमें 2 का जा रहा है, ना 3 का जा रहा है, ना 5 का जा रहा है, ना 7 का जा रहा है। 72 में 2 का जा रहा है, 73 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा, 7 3 10 अंकों का योग 10 आ रहा है और 10 का भी करेंगे तो 1 आ रहा है। हमें 3 के भाग जाने के लिए क्या आना चाहिए अंकों का योग, 3 6 9 आना चाहिए। तो 73 में 3 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 7 का नहीं जा रहा, इसका मतलब ये भी क्या है अभाज्य संख्या। 74 में 2 का 75 भाज्य, 76 भाज्य, 77 भाज्य है, 78 भाज्य, 79 देखेंगे, ये चेक करेंगे हम। वर्गमूल लगभग 8 8 64 और नौना में कैसे ज़्यादा होता है, 8 है तो 8 से छोटी सभी अभाज्य संख्या क्या होंगी, 2 3 5 7। 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का देंगे, 7 अंकों का योग आ रहा है 16। 16 में फिर करेंगे तो 7, 3 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा। इसका मतलब 79 क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। 80 नहीं है भाज्य, 81 भाज्य, 82 भाज्य, 83 इसको भी चेक करेंगे। तो 83 को चेक करेंगे तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये क्या आ रहा है लगभग 9 तक आ रहा है। तो इससे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, 2 3 5 और 7। इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का, 8 3 11 आ रहा है, नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा। इसका मतलब 83 क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। ये भाज्य, 85 भाज्य, 86 भाज्य, 87 को चेक करो। 87 का वर्गमूल निकालेंगे वही 9, 9 से छोटी 2 3 5 और 7 का भाग लगाओ, 2 का भाग नहीं गया, 3 का अंकों का योग करेंगे 15 आ रहा है। अंकों का योग कितना आ रहा है 15 और इसका अंक करेंगे तो 6। इसका मतलब इसमें 3 का भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये 87 क्या है भाज्य संख्या है। 88 भाज्य, 89 का चेक करो तो 8 दूनी 17 और 7 और 1 8। 3 का भाग नहीं जा रहा, 2 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 7 का नहीं जा रहा। तो इसका मतलब 89 क्या है अभाज्य संख्या। इसके बाद 91 में चेक करो, इसका वर्गमूल निकालेंगे हम। वर्गमूल लगभग 9 में 81, 9 के बराबर। 9 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, 2 3 5 7। 2 का भाग नहीं गया, 3 का देंगे, अंकों का योग कितना आ रहा है 10 और 10 का योग करेंगे तो फिर 1 आ रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 का 2, 5 का करेंगे 0 5 नहीं, 7 का 2, 7 एकम 7, 2 बचे 7 21। इसका मतलब 13 का भाग 7 का भाग जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या हुई। 92 भाज्य है, 93 का चेक कर लो आप और 93 से का वर्गमूल लगभग 9 के बराबर है। और तो इससे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, 2 3 5 7। तो 2 का भाग नहीं गया, इसमें 3 का करेंगे, अंकों का योग कितना होगा 12 का फिर योग करेंगे तो 3। इसका मतलब इसमें 3 का भाग जा रहा है, ये नहीं है। 94 में भाज्य, 95 भाज्य, 96 भाज्य, 97 का करो तो 97 का वर्गमूल लगभग 9 के बराबर हो, तो संख्या इनका भाग लग जाएगा फिर से। तो 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का करेंगे तो कितना आएगा 16 करेंगे, 7 अंकों का योग और 5 करेंगे, 7 एकम 7 2। तो इसमें 97 क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। इसके बाद 98 भाज्य, 99 भाज्य और 100 भाज्य। तो इस तरीके से हम 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का पता कर सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की संख्या में कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो हम पता करते हैं, लिख लेते हैं अब कौन कौन सी अभाज्य संख्या निकल के आई है हमारे सामने अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले आई है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। काउंट करते हैं कितनी निकल के आती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 1 से लेके 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी हमारी 25 है। 1 से लेके 100 तक की
कुल अविभाज्य संख्या कितनी निकल के आती हैं? 25 हैं। अब हम देखते हैं 1 से लेके 50 तक कितनी है। तो 1 से लेके हमारा 50 यहाँ है, तो 1 से लेके 50 तक की संख्या गिनते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 से लेके 50 तक की, 1 से 50 तक अविभाज्य संख्या कितनी है हमारे पास? 15 निकल के आती हैं। 1 से लेके 50 तक की संख्याओं में अविभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी निकली? 15। और यहाँ पर आ जाएगा 50 से लेके 100 तक अविभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी रह जाएगी? 10, क्योंकि 1 से लेके 100 तक कुल अविभाज्य संख्या कितनी है? 25। तो 1 से लेके 50 तक 15 हो गई, तो 50 से लेके 100 तक कितनी रह गई? 10। अब यहाँ पर कुछ अन्य प्रश्न भी बनते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न और बहुत ही मुख्य प्रश्न है कि सबसे छोटी अविभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अविभाज्य संख्या कौन सी है हमारी? 2। तो सबसे छोटी अविभाज्य संख्या है 2। दूसरा, सबसे छोटी अविभाज्य संख्या जो सम संख्या हो। सबसे छोटी अविभाज्य संख्या जो सम हो, तो वो भी क्या है? 2। तो एकमात्र 2 ऐसी संख्या है जो अविभाज्य भी है और सम संख्या है। उसके अलावा बाकी सारी की सारी संख्या 1 से लेकर 100 तक के बीच में विषम संख्या है। तो मात्र एक जो सबसे छोटी अविभाज्य संख्या वो सम संख्या है। इसके बाद सबसे बड़ी 1 से लेकर 100 तक की गिनतियों में सबसे बड़ी 2 अंकों की अविभाज्य संख्या बताओ। 2 अंकों की सबसे बड़ी अविभाज्य संख्या। तो हम देखते हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी अविभाज्य संख्या कौन सी है? 97। फिर देखते हैं 2 अंकों की सबसे छोटी अविभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अविभाज्य संख्या देखते हैं 11। ठीक है। और कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि लगातार पहली 5 अविभाज्य संख्याओं का योग बताओ। तो लगातार पहली 5 कौन सी है? पहली संख्या 2 3 5 7 11। अब इनका योग, तो इनका योग कर लो। हो सकता है अंतिम 5 अविभाज्य संख्याओं का योग। तो अंतिम 5 कौन सी है 100 तक में? 1 2 3 4 5, इनका योग कर लो। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से अविभाज्य संख्याओं के ऊपर प्रश्न हो सकते हैं, मगर सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरीके के पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी अविभाज्य संख्या बताओ, सबसे छोटी अविभाज्य संख्या बताओ जो सम संख्या है, सबसे बड़ी अविभाज्य संख्या बताओ 1 से लेकर 100 तक की, सबसे छोटी अविभाज्य संख्या बताओ 2 अंकों की। और सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनमें से पूछे जाते हैं 1 से लेकर 100 तक की कुल कितनी अविभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेकर 50 तक की अविभाज्य संख्या कितनी है, और 50 से लेकर 100 तक की अविभाज्य संख्या कितनी है। तो इस तरीके से अलग अलग रूप में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपके इस तरीके से 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में अविभाज्य संख्याओं को आप समझ पाए होंगे। आगे हम कुछ अन्य उदाहरण से जानेंगे कि बड़ी संख्याओं में हम कैसे पहचानें कि वो संख्या भाज्य है अथवा अभाज्य। तो कुछ और उदाहरण लेते हैं हम।
यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं 176, 271, 143, 361 कि इनमें से कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य है, ये पता करना है। तो हमने पहले पता किया कि जिस संख्या को हम पता कर रहे हैं कि वो भाज्य है या अभाज्य, तो सबसे पहले हमें उसका वर्गमूल निकालना है और वर्गमूल के रूप में जो संख्या प्राप्त होगी उस संख्या से छोटी या उसके बराबर की अभाज्य संख्या हमें देखनी है और उन अभाज्य संख्या का हमें उस संख्या में भाग लगाना है। यदि भाग किसी भी संख्या का चला गया तो वो भाज्य संख्या होगी और उनमें से यदि किसी भी संख्या का भाग नहीं गया तो वो अभाज्य संख्या होगी। तो ये इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले लेते हैं हम 176। तो 176 तो हमको पता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें खुद का और एक का भाग जाए। तो हमको पता है इसमें तो 2 का भाग जा रहा है, तो ये तो सीधे सीधे पता लग गया कि 176 भाज्य संख्या होगी। इसके अलावा लेते हैं हम 271। तो 271 का क्या करना है हमें, सबसे पहले इसका वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल लगभग किसके बराबर होता है इसका, तो हम देखते हैं वर्गमूल 15 का 225 और 16 का 256 और 17 का होता है 289 लगभग। 17 का 289 होता है, ठीक है। तो लगभग 17 का तो ज़्यादा हो जाता है, 16 का लेंगे हम। तो इसका वर्गमूल लगभग 16 के आसपास आएगा। और 16 से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी आएंगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 13 के बाद 17 आ जाता है। तो ये अभाज्य संख्या है, ये तो भाज्य संख्या है। तो हमको इसमें देखेंगे 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का देखेंगे तो अंकों का योग करेंगे, 7 और 1 8, 8 और 2 10। तो इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, 5 का इकाई अंक 0 और 5 नहीं, तो 5 का नहीं जाएगा। 7 का देंगे, 7 में हम क्या करते हैं, आपको 7 का अगर भाजकता का नियम पता है कि इकाई अंक जो होता है उसका दुगुना कीजिए। तो 1 का दुगुना 2 हो गया और उसके पास वाली संख्या में से घटा दीजिए। तो कितने बचेंगे यहाँ पर, 5 और 2। अब जो प्राप्त संख्या हुई है छोटी संख्या है, इसमें 7 का भाग देंगे तो 7 का भाग 25 में नहीं जा रहा, तो 7 का भी नहीं जा रहा। 11 का भाग लगाओ इसमें, 11 का भाग 271 में 11 का भाग देंगे हम, 11 दूना 22, कितने बचे 5, नहीं जा रहा। इसका मतलब 11 का भाग इसमें नहीं जा रहा। 13 का लगाएंगे, 13 दूना 26, बचा 1, तो 13 का नहीं जा रहा। इसका मतलब ये कि 2, 3, 5, 7, 11 और 13 का किसी भी संख्या का भाग नहीं गया। इसका मतलब 271 अभाज्य संख्या होगी। ये 271 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या होगी। इसी तरीके से हमें 143 का पता करना है। तो हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो 143 के आसपास किसका वर्गमूल, 10 का तो 100 होता है, 11 का 121, 12 का 144, तो लगभग 12 का तो अधिक हो गया इससे। तो कितना करेंगे 11। तो 11 से छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई हमारी, 2, 3, 5, 7 और खुद 11। तो इनका भाग लगा के देखेंगे तो हमें पता 2 का भाग नहीं गया। 3 का अंकों को 1, 4, 3, 7 और 1 8 होता है, 3 का नहीं गया। 5 में कहीं 0 और 5 होना चाहिए, 5 का नहीं जाएगा। 7 का 7 दूनी 14, इसका भी नहीं गया। इसके बाद 11 का लगाओ, 11 कम 11, 11 कम 11, तो बचे 3, 11 3 23। इसका मतलब 11 का भाग चला गया। हमको पता है एक भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ 11 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 143 भाज्य संख्या होगी। इसके बाद 361 का निकालते हैं। तो 361 का वर्गमूल निकालते हैं। तो 361 कितना है, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361। इसका मतलब इसमें तो 19 का ही भाग चला जाएगा, क्योंकि 19 का भाग 19 बार जा रहा है। तो ये संख्या 19 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बड़ी से बड़ी संख्या का आसानी से पता कर सकते हैं कि वो भाज्य संख्या होगी या अभाज्य संख्या होगी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।